तो मैंने पिछले प्रकरण में मैंने परिचय दिया था, जो कालखंड का परिचय दिया था। लेकिन अब आदिकाल प्रकरण 1 सामान्य परिचय की ओर बढ़ेंगे। पहला है ये परिचय, इसका हम देते हैं। प्राकृतिक की अंतिम अपभ्रंश अवस्था में ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग दो ऐसे अपभ्रंश या पुराने हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। यद्यपि जनश्रुति इस काल का प्रारंभ और पीछे ले जाती है और संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुण्य नामक किसी बंदीजन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। शिव सिंह सरोज पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। फिर अगला चैप्टर आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच। प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयाँ का प्रारंभ होती है, तब से हम हिंदी साहित्य का प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बढ़ती हुए पाते हैं। राजाश्रित कवि और चारण जो है, जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकुल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों का, गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। फिर इसके बाद आता है दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की, यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है, उसमें कुछ तो असंदिग्ध और कुछ संदिग्ध हैं। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त हैं, उनकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृत भाषा, प्राकृतिक की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। इस अपभ्रंश या प्राकृतिक भाषा हिंदी का अभिप्राय यह है कि यह उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है। जिस समय की इसकी रचनाएं मिलती है, यह उस समय के कवियों की भाषा है। कवियों के काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्रकृति के पुराने शब्द के लिए ही है, जैसे पीछे की हिंदी के तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे। विभक्तियों, कारण चिन्ह और क्रियाओं के रूप में भी बहुत कुछ अपने समय में से कई सौ वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा में घिस घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारी वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे, जो उनसे कई सौ वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती थी।
ये अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक ओर तो पुरानी परंपरा के कोई कवि संभवतः सारंगधर हमीर की वीरता का वर्णन ऐसे भाषा में कर रहे थे। फिर आपका जो है लिखा है, चलिए वीर हमीर पा अभर मेड़ती कपड़, दिगमड़ पड़ अंधार तुली सुरहर अच्छा हरी। दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहली और मुकरियां कर रहे थे। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। इस प्रकार 15वीं शताब्दी में एक ओर तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृत भाषा पुरानी काव्य भाषा भी बनते रहे। दूसरी ओर है बालचंद पिजवाड़ भाषा, दुहु नहीं अधर दुजन भाषा। और दूसरी ओर कबीर दास अपने अटपटी बानी इस बोली में सुना रहे थे। अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झाड़ी, उत्तर दक्षिण के पंडित रहे बिचारी बिचारी। ये कबीरदास की जी के हैं। सारांश इसका होता है, यह अपभ्रंश की परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलते रही। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है, पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देसी भाषा का। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है। देसिल बैना सब जन मिट्टा, ते तैसन जबतो अहट्टा। ये अहट भाषा है, अर्थात देसी भाषा बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है। इससे वैसा ही अपभ्रंश देसी भाषा मिला हुआ है। मैं कहता हूँ विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोल भाषा की देसी भाषा कहा है, अतः हम भी इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देसी भाषा रचनाओं का वर्णन करेंगे। तो ये प्रकरण 1 था। तो आज के लिए इतना ही। तो चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। सब सभी लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।